मीनल बहुत गरीब थी और अक्सर बीमार भी रहती थी। मीनल की बस एक ही संपत्ति थी और वो थी उसकी बेटी कविता। कविता दिखने में बहुत ही सुंदर थी। गरीबी के कारण ज्यादा वो पढ़ लिख नहीं पाती, जिस कारण उसे कोई भी काम पर रखने को तैयार नहीं था। और अपनी माँ की बिगड़ती तबीयत को देखकर कविता को कैसे भी काम करना था और पैसे कमाने थे ताकि वो अपनी माँ का इलाज करवा पाए। ऐसे ही एक दिन कविता अपनी एक दोस्त प्रिया से मिलती है और उसे अपनी सारी कहानी बताती है, जिसके बाद प्रिया कहती है, प्रिया, तुझे तो पता है ना कि माँ हमेशा बीमार रहती है और मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। मुझे कोई काम नहीं मिल रहा। छोटा मोटा कोई काम ढूंढती हूँ तो उसमें जितने पैसे मिलते हैं उन पैसों से मैं माँ का इलाज नहीं करवा सकती और न ही घर चला सकती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। प्रिया, बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। तुम मुझे अपने साथ कहीं काम पर लगवा दो ना। सुना है कि तुम्हें बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। देख, मैं तेरी दिक्कत समझ रही हूँ और जो तेरा हाल है वही हाल मेरा भी है। मैं भी तेरी तरह कम पढ़ी लिखी हूँ और मुझे भी पैसे तो ज्यादा ही चाहिए, क्योंकि जो गरीबी है ना वो कुछ भी करवाने के लिए तैयार हो जाती है और जो काम मैं करती हूँ शायद वो काम तू ना करे। नहीं प्रिया, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बहुत मेहनती और सीखने की चाह भी रखती हूँ। कोई भी काम हो मैं हर काम करने को तैयार हूँ। अगर मुझे नहीं भी आएगा ना तो भी मुझसे सीख लूंगी, लेकिन मुझे लगवा दे प्लीज प्रिया। देख कविता, तू जैसा सोच रही ना वैसा कुछ नहीं है। ये काम तू नहीं कर सकती और मेरी बात मान तो किसी और से पूछ ले। प्रिया, तेरी माँ भी तो मेरी माँ है और मेरी माँ भी तो तेरी माँ है। फिर ऐसा क्यों कह रही है यार? प्लीज मुझे लगवा दे ना अपने साथ काम पर। ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकती? देख, मैं कोठे पर काम करती हूँ। हर आदमी से मुझे 5,000 रुपए मिलते हैं। ये है मेरा काम। अब तो समझ गई होगी ना तू। रोज रोज खुद के शरीर को बेचना यही काम है मेरा, और ये काम करने के लिए तू तैयार है तो मैं तुझे कल से लगवा देती हूँ। क्या तू ये काम करती है प्रिया? हाँ, मैं ये काम करती हूँ। देख, हम बहुत गरीब हैं। हमारे बाप दादा इतना पैसा छोड़ के नहीं गए कि हम आराम से टाइम पास करते रहे और पैसा कमाते रहे। हमें तो खुद से शुरुआत करनी है और बहुत ही कम समय में ज्यादा पैसा कमाने का एक रास्ता मुझे जो मिला है वही करती हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे घर की जो आर्थिक हालत ठीक हुई है वो बस इसी कारण से हुई है। समाज में कोई नहीं जानता कि मैं क्या काम करती हूँ। लोगों को ये नजर आता है कि बस मैं पैसे लेकर आती हूँ। लेकिन ये काम प्रिया मुझसे नहीं होगा। मैं नहीं कर सकती ये सब। अच्छे से जानती हूँ कि तू नहीं कर सकती, इसीलिए तुझे नहीं बता रही थी। बाकी अगर तुझे करना हो तो बता देना मुझे। कविता ना चाहते हुए भी प्रिया की बात को सोचने लगती है और आखिरकार कविता तैयार हो जाती है कोठे पर काम करने के लिए। ऐसे ही रात को कविता अच्छे से तैयार होती है। तभी मीनल उससे कहती है, अरे कविता बेटा, इतनी रात को तैयार होकर कहाँ जा रही है? माँ, वो मुझे इवेंट का काम मिला है तो ये काम ना सिर्फ नाइट में होता है और इसी समय जाना होता है। मुझे ना वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं तो फिर अच्छे से खुद को तैयार करके रखना पड़ता है। अच्छा चल ठीक है, अपना ध्यान रखना। मेरी तबीयत ना कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं जा रही हूँ सोने के लिए, और दरवाजा बाहर से ही बंद कर देना। कम से कम अगर तुझे रात में देरी भी हो जाती है आने में तो तू खुद दरवाजा खोल लेगी। ठीक है, आप आराम से सो जाओ मैम, मैं जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद कविता वहां से चली जाती है। शुरू में कविता को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन धीरे धीरे कविता खुद को उस माहौल में ढाल लेती है। ऐसे ही एक दिन कविता जिस कोठे में काम करती है उसी कोठे के सामने एक कार खड़ी थी। उस कार में 4-5 लड़के थे, जिनमें से एक लड़का जिसका नाम अर्जुन था, उसका बर्थडे था। उसके सभी दोस्त उसे बर्थडे पर उस कोठे के सामने ले आते हैं और उससे कहते हैं, देख भाई, तेरा आज बर्थडे है और तेरे बर्थडे पर ना हम तुझे सरप्राइज देना चाहते हैं। अरे यार, मेरे बर्थडे पर ये कौन सी हवेली के आगे खड़ा कर दिया तुम लोगों ने मुझे। अबे साले, तूने आज तक एक बंदी तो बनाई नहीं, इसलिए ना बिना बंदी के भी तुझे हम असली स्वाद चखाने के लिए इस कोठे के सामने लेकर आए हैं। यहाँ ना एक से बढ़कर एक सुंदर लड़कियां मिलती हैं। तू जिस पर हाथ रखेगा ना उस लड़की को हम तेरे आगे लाकर खड़ा कर देंगे। और पैसे की चिंता मत कर, आज ये जो ट्रीट है ना वो हमारी तरफ से है। अरे यार, ये सब क्या है? मुझे नहीं पसंद यार, और मैं ना यहाँ से जा रहा हूँ यार। अरे यार, एक बार मिलकर तो देख, फिर कैसे तेरा दिल नहीं करता इन सारी चीजों के लिए। देख यार, ये सब ना गलत है और पैसों से किसी का जिस्म खरीदना भी गलत है। तुम लोगों को करना है तो तुम करो, मैं तो चला यहाँ से। मतलब तुम हमारे लिए इतना नहीं कर सकते? हाँ, अबे तू मर्द है ना मर्द है? अबे बकवास मत कर, समझा?
अर्जुन के दोस्त उसे किसी न किसी तरीके से मना लेते हैं और अर्जुन अंदर आता है। अर्जुन को कमरे के अंदर भेज दिया जाता है जहाँ पर कविता होती है। कविता अर्जुन को देखकर उससे कहती है, साहब मुझे ना हॉस्पिटल जाना है, मेरी माँ बहुत बीमार है। आपको जो करना है जल्दी करो और मुझे पैसे दो। क्या तुम्हारी माँ बीमार है और तुम ये सब कर रही हो? कोई अपनी मर्जी से नहीं करता, ये मेरी मजबूरी है। मेरी माँ हॉस्पिटल में है और मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना है। प्लीज आप मुझे पैसे दे दो, मैं वादा करती हूँ कल मैं खुद आपके पास हाजिर हो जाऊंगी। देखो तुम चिंता मत करो, मैं वैसे भी ये सब कुछ करने नहीं आया था। बाकी तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। सच में? हाँ बाबा सच में, चलो मेरे साथ। इस तरह से अर्जुन कविता को अपनी गाड़ी में बिठाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। अर्जुन बार बार कविता को ही देख रहा था। कविता दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और उसका मासूम सा चेहरा बार बार अर्जुन को अपनी ओर खींच रहा था। कहीं न कहीं इशारा एक प्यार की ओर ही था। अर्जुन को पहली नजर में ही कविता से प्यार हो जाता है। थोड़ी देर बाद अर्जुन कविता दोनों अस्पताल पहुंचते हैं। अर्जुन कविता की माँ के इलाज का सारा पैसा देता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब कविता और अर्जुन दोनों आए दिन एक दूसरे से मिला करते। धीरे धीरे अर्जुन और कविता दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जिसके बाद अर्जुन कविता से कहता है, कविता मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम्हारी मजबूरी थी जिस कारण तुम्हें ये काम करना पड़ा, लेकिन अब ये काम बंद कर दो। अब मैं तुम्हारे जीवन में आ चुका हूँ। मैं तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी धर्म पत्नी बनाना चाहता हूँ। देखो अर्जुन, शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और तुम्हें पता है मैं एक कोठे वाली हूँ और ये पूरा समाज ना तुम पर थूकने लगेगा। तुम्हारी बहुत बदनामी होगी अगर तुम्हारा नाम मेरे साथ जुड़ गया तो। देखो मुझे नहीं पता कि कौन क्या सोचता है और क्या नहीं, और वैसे भी मैं शहर में नहीं रहता। मैं जिस शहर में रहता हूँ ना, वहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता, और वहाँ तुम कविता नहीं बल्कि कविता अर्जुन सिंह के नाम से जानी जाओगी। इस तरह से कविता और अर्जुन दोनों अपनी रजामंदी से शादी कर लेते हैं। जिसके बाद कविता और अर्जुन दोनों मिलकर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। शांति एक गरीब औरत थी जो सिलाई का काम करके अपना घर चलाती थी। शांति ने अकेले ही अपने तीनों बेटों की परवरिश की थी और उनकी शादी भी शांति ने अच्छे और अमीर घर की लड़कियों से करवाई थी। शांति की तीनों बहुएं अमीर घर से थीं और इस बात का उनकी तीनों बहुओं को बहुत ही घमंड था। ऐसे ही एक दिन शांति कपड़े सिल रही होती है, तभी वहां शांति की सबसे बड़ी बहू रूपाली आती है। माँ जी, आप फिर से अपनी सिलाई लेकर बैठ गई। मैंने आपको कितनी बार कहा है ना, अब आपको इन सिलाई की जरूरत नहीं है। आपके घर में आपकी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बहुएं हैं और हम तीनों ही अच्छी फैमिली से हैं। बहू, मैं जानती हूँ कि तुम तीनों बहुत अमीर हो और तुम्हारे माँ बाप ने भी बहुत अच्छा खासा दहेज दिया है, पर मेरी रोजी रोटी ना ये सिलाई ही है और इन्हीं की बदौलत मैंने अपने बेटों की शादी तुमसे कराई है। इसलिए जब तक मेरे हाथ पैर सही सलामत हैं, मैं अपना सिलाई का काम तो नहीं छोड़ने वाली। अपनी सास की ये बात सुनकर रूपाली को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है। उसके जाते ही शांति की दूसरी बहू सिमरन आ जाती है और अपनी सास को सिलाई करता देख अपनी सास से कहती है, ये क्या माँ जी, आप फिर से सिलाई करने लगी? आप जल्दी से अपना सिलाई और कपड़ा लेकर यहाँ से हटो, मेरे कुछ दोस्त घर आ रहे हैं। अरे बहू, पूरा घर कपड़े, इंची टेप और कतरन से बिखरा पड़ा हुआ है। तुझे पहले बताना चाहिए था ना कि तेरे दोस्त आज घर पर पार्टी करने के लिए आ रहे हैं। अगर मुझे पता होता ना तो मैं सिलाई मशीन बाहर नहीं निकालती। माँ जी, मुझे क्या पता था कि इतना मना करने के बाद भी आप अपनी सिलाई मशीन लेकर बैठ जाओगी। मुझे तो लगा था कि हमारे समझाने के बाद आपको थोड़ी बुद्धि आ गई होगी, पर आप नहीं सुधरने वाली। सिमरन अपनी सास से बात कर ही रही होती है कि तभी वहां शांति की सबसे छोटी बेटी बबीता आती है, जो अपनी जेठानी की ऐसी बातें सुनकर अपनी जेठानी से कहती है, दीदी, आप माँ जी से ये कैसी बातें कर रही? सिलाई करना माँ जी का काम ही नहीं, शौक भी है, और आप माँ जी को ताने दे रही हो। आप उनकी थोड़ी मदद नहीं कर सकती सिलाई मशीन अंदर रखवाने में? क्या मैं? हाँ, क्योंकि दोस्त आपके घर पर आ रहे हैं, माँ जी के नहीं। सास की चमची, अगर चमचागिरी हो गई हो तो थोड़ा हाथ तुम भी बटा दो। वैसे भी मैं खुद ही माँ जी की मदद करने वाली थी। वो तो देखा है मैंने। शांति की तीनों बहुएं अमीर थीं, पर शांति की दोनों बड़ी बहू में बहुत ही घमंड था।
पर शांति की सबसे छोटी बहू हमेशा शांति से रहती, पर कभी कभी वो भी अपनी अमीरीपन का घमंड अपनी सास को दिखा ही दिया करती। अब शांति अपनी दोनों बहू की मदद से अपनी सिलाई मशीन कमरे में ले जाती है और कमरे में बैठकर सिलाई करने लगती है। कुछ देर बाद सिमरन के सभी दोस्त घर पर आते हैं और उन्हें मशीन चलने की आवाज सुनाई देती है। तुम्हारे घर में कोई दर्जी है क्या? मुझे सिलाई की आवाज आ रही है। नहीं, मेरे घर में भला। अरे तुम्हारी तो कान और दिमाग दोनों ही कितने तेज हैं। तुमने बिल्कुल सही पकड़ा। हमारे घर में एक दर्जी है और दर्जी कोई और नहीं बल्कि हमारी माँ जी है, जो हमारी बेइज्जती करवाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। क्यों, तुम्हें पता नहीं था? नहीं, मुझे तो अभी पता चला। सिमरन, गलत बात। तुम्हें अपनी दोस्त से ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी। वैसे तुम्हारे पास एक दर्जी है और तुमने हमें बताया भी नहीं। बता देती हमें भी। क्या बताती कि मेरी सास दर्जी है, वो कपड़े सिलती है? अरे मैं इतने अमीर घर से हूँ, इतने मॉडर्न कपड़े पहनती हूँ और मेरी सास 100-200 रुपए की सिलाई करती है। अगर मैं तुम सबको ये बात बता देती तो क्या मेरी बेइज्जती नहीं होती? अब सिमरन की ऐसी बातें सुनकर उसके दोस्त उससे कुछ नहीं बोल पाती और वो सब मिलकर पार्टी करने लगते हैं। पर उनके पार्टी करने से बबीता परेशान हो जाती है और वो गुस्से में अपने कमरे से बाहर आकर घर आए मेहमानों से कहती है, ये घर या कोई डिस्को या क्लब नहीं है, इसलिए आप सभी को अगर पार्टी करनी है तो बाहर जाकर कीजिए। सिमरन, तेरी जेठानी तो अच्छी है पर तेरी देवरानी तो बड़ी बदतमीज है। उसे घर आए मेहमानों से बात करने की तमीज है या नहीं? बबीता, ये सब क्या? तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है मेरे रास्ते में मत आया करो, फिर क्यों मेरे दोस्तों के साथ इस तरह की बातें कर रही हो? अगर मैंने तुम्हारे दोस्तों की बेइज्जती करी तो? दीदी, शायद आपने भूल गई, पर आपने मेरे दोस्तों की एक बार बेइज्जती करी थी और मैं बस उसी का बदला ले रही हूँ। और वैसे भी मैं आप लोगों की पार्टी की वजह से तो डिस्टर्ब हो रही हूँ। मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग भी चल रही है, इसलिए अगर आप लोगों को पार्टी करनी है तो आप मेरे क्लब में चले जाओ, मुफ्त की पार्टी कर लेना मेरा नाम लेकर। बबीता, अगर तुम अमीर हो तो हम भी कोई गरीब नहीं हैं, इसलिए हर समय अपनी क्लब का धोस मत दिखाया करो। दोस्त तो दिखाना पड़ेगा ना जेठानी जी, क्योंकि आप लोग अपने माँ बाप के पैसे पर उड़ते हैं पर मैं अपने पैसों पर उड़ती हूँ। सच में ये औरत बहुत बदतमीज है। हमें नहीं करनी यहाँ पार्टी, हम जा रहे हैं यहाँ से। सिमरन के सारे दोस्त नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। अब ये देखकर सिमरन बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों बबीता को परेशान करने के लिए जानबूझकर कभी टीवी की आवाज तेज कर देते तो कभी खुद माइक लेकर गाना गाने लग जाती। मेरा मन कहने लगा चलो फिर से बबीता को तंग करें। आज हम फिर करेंगे उसकी मीटिंग खराब, क्योंकि उसने नहीं करने दी हमको पार्टी। अरे बहू, तुम दोनों तो कोई काम नहीं करती हो, लेकिन मुझे और बबीता बहू को तो बहुत सारा काम करना है। हमें काम करने दो। हमें परेशान क्यों कर रही हो तुम दोनों? हम आपको नहीं, अपनी देवरानी जी को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि उसने हमें भी परेशान किया था। लेकिन बहू, वो तो मेरा ही काम कर रही है ना। आपका काम मैं समझी नहीं, भला वो आपका कौन सा काम करने लगी? अरे बहू, उस दिन जो तेरी दोस्त आई थी ना, बबीता ने उसे बहुत भला बुरा कहा और मेरे ही कहने पर बबीता ने उससे माफी मांगी। उसके बाद बबीता को अपनी गलती का एहसास हो गया। तो तेरी दोस्त ने बताया कि उसका बिजनेस है फैशन डिजाइनिंग का, इसीलिए उन्हें एक ऐसा दर्जी चाहिए जो उनके लिए कपड़े सिल सके और उनके डिजाइन बना सके। तो इसीलिए बहू ने तेरी दोस्त से दोस्ती कर ली और अब हम दोनों एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और मैं उसी की सिलाई कर रही हूँ। क्या वो बबीता इतना बड़ा गेम खेल रही है और मुझे पता भी नहीं चला? अब जैसे ही सिमरन को पता चलता है कि बबीता ने उसकी दोस्त से हाथ मिला लिया है, सिमरन को यकीन नहीं होता और तभी वहाँ बबीता आ जाती है। दीदी, अगर आप दोनों अपनी अमीरी का घमंड में इसी तरह से अंधी रहेंगे ना तो कभी आप दोनों को कुछ पता नहीं चलेगा। इसीलिए कहती हूँ, माँ बाप की दौलत पर इतना मत उड़ो, खुद की कुछ मेहनत करो। और अब आप दोनों माँ जी को अपने पैसों का घमंड नहीं दिखा सकोगे, क्योंकि अब माँ जी बहुत ही जल्दी अमीर बनने वाली है। अब जैसे ही सिमरन और शीतल को पता चलता है कि शांति एक बड़ी कंपनी के लिए काम कर रही है और वहां के डिजाइनरों की बनाई हुई ड्रेस को सिल रही है, तो उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद शांति की तीनों बहुएं शांति की मदद करती हैं और उन्हें फिर कभी भी सिलाई करने से नहीं रोकती हैं और बहुत जल्द शांति इस उम्र में आकर एक फैशन डिजाइनर बन जाती हैं और अपनी बबीता बहू के बदौलत आसमान की ऊंचाइयों को छूती हैं।
सीमा का एक ही बेटा था जिसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, इसलिए सीमा चाहती थी कि उसके घर की बहू गाय जैसी भोली हो। इसलिए सीमा अपने इकलौते बेटे तरुण का रिश्ता नीतू नाम की लड़की से तय कर देती है। जैसा सोचा था वैसे ही बहू पाई है मैंने। अब जल्दी से मेरे घर में मेरी बहू के शुभ कदम पड़ जाएं। माँ, आपके लिए ना आपके जैसी बहू आनी चाहिए थी, बदमाश जैसी आप हो। बदमाश मैं नहीं बल्कि तू है, तभी तो तुझे शर्म नहीं आ रही, मुझसे ही मेरी बुराई कर रहा है, नालायक कहीं का। माँ, आप जैसी हो वैसे ही बता रहा हूँ, मुझे तो अपनी बीवी की फिक्र हो रही है। अभी तक बीबी आई नहीं और बीबी का गुलाम बन गया पहले ही। अब सीमा तरुण को भला बुरा सुनाती है और उससे पहले ही तरुण 9-11 हो जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द नीतू की शादी हो जाती है। देख बहू, अब तेरी शादी हो चुकी है और ये तेरा ससुराल है और यहाँ वही होता है जो मैं कहती हूँ। जी माँ जी, समझ गई। ठीक है, अच्छी बात है ये तो। अब जाकर ना अपने कमरे में आराम से सो जा। हमारे यहाँ रिवाज होता है कि शादी की पहली रात पति पत्नी दोनों अलग सोते हैं, इसीलिए आज तू कमरे में अकेली सोएगी। नीतू सच में बहुत भोली और मासूम थी। वो अपनी शैतान सास के बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसलिए सीमा के कहने पर वो अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। पर सीमा एक नंबर की बदमाश औरत थी जो हर किसी को परेशान किया करती थी और वो अपनी बहू को परेशान करने के लिए उसके कमरे में टूटा हुआ बेड रखवा देती है। अब जैसे ही नीतू सोने के लिए जाती है वो बेड टूट जाता है और नीतू को चोट लग जाती है। नीतू की आवाज सुनकर तरुण भागते हुए कमरे में जाता है। नीतू, तुम ठीक तो हो ना? ये बेड कैसे टूट गया और तुम नीचे कैसे गिर गई? और तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? मुझे कुछ नहीं पता तरुण जी, मुझे तो माँ जी ने कहा था शादी की पहली रात पति पत्नी को अलग कमरे में सोना होता है और माँ जी ने मुझे इस कमरे में भेजा था। अरे बहू, सच में तू सोने के लिए आ गई? माफ करना, मैं तुझे बताना भूल गई थी कि इस कमरे का बेड ना टूटा हुआ है। और वैसे मैं तेरा टेस्ट ले रही थी, मैं देखना चाह रही थी कि तेरे पास दिमाग है या नहीं, पर सच में तेरे पास तो एक पैसे का अकल नहीं है। माँ, मैं जानता हूँ आपने ये सब जानबूझकर किया है, मेरी बीवी को सताने के लिए। चुप कर बीबी के चमचे। जिस बीबी के चक्कर में तू अपनी माँ को घूर रहा है ना, वो बीबी ना तेरी माँ ने ही लाकर दिया है तुझे। इतना बोलकर सीमा सोने के लिए चली जाती है और तरुण जाकर भी कुछ नहीं कर पाता। अब तरुण नीतू को अपने कमरे में ले जाता है। बेचारी भोली नीतू ससुराल में आते ही अपनी सास की बदमाशी का शिकार हो जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और ऐसे ही एक दिन। माँ जी, आप रसोई घर में? हाँ, देखने के लिए आई थी कि तू क्या कर रही है। सुबह के 11 बज चुके हैं और अभी तक चाय नहीं मिली। तेरे माँ बाप ने तुझे यही संस्कार दिए हैं क्या 11 बज गए? पर मैं तो सुबह जल्दी उठ गई थी, मुझे तो लगा कि अभी तक 7 ही बजे होंगे। नीतू के इतना बोलते ही सीमा उसे घड़ी दिखाती है। घड़ी में 11 बज रहे थे। ये देख नीतू के होश उड़ जाते हैं और वो बिना किसी गलती के अपनी सास से माफी मांगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। शायद मेरे फोन और कमरे की घड़ी खराब हो गई है, इसीलिए मुझे नहीं पता चला। हाँ बहू, इसकी सजा ना तुझे जरूर मिलेगी ताकि ये गलती दोबारा ना हो। या तो तुझे तेरे मायके भेज दूं हमेशा के लिए, या फिर तुझे 2 दिन तक ना खाना ही ना दो बिल्कुल भी। नहीं माँ जी, मुझे मायके मत भेजिए। अगर मैं मायके गई तो माँ बाप की नाक कट जाएगी, सब लोग उन्हें ताने देंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं 2 दिन भूखी रह लूं। बस मुझे मायके मत भेजना। वैसे सच में तू कितनी भोली है, तुझे बेवकूफ बनाना कितना आसान है। वैसे वो जो घड़ी है ना, वो खराब है। अब तूने खुद के लिए खुद सजा चुनी है तो तुझे 2 दिन तक खाना तो मिलेगा नहीं। 2 दिन का राशन बच गया मेरा। सीमा अपनी बहू को परेशान करके बहुत खुश होती है। उसे कोई ऐसा शख्स चाहिए था जिसे वो हर समय परेशान कर सके और वो शख्स उसकी बहू थी। पर ये बात ज्यादा दिन तक तरुण से छुपी नहीं रहती। अब जैसे ही तरुण को पता चलता है कि 2 दिन से नीतू ने कुछ नहीं खाया तो वो अपनी माँ से बगावत करता है। माँ, आप कोई छोटी बच्ची नहीं है जो हर समय बदमाशी करती रहे। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के भोलेपन का फायदा उठाने की? तुझे बड़ी हमदर्दी है अपनी बीवी से। अगर चाहता है कि मैं तेरी बीवी के साथ कुछ ना करूं तो उसे बोल कि गाय की तरह सीधी ना रहे, मौका आने पर सींग मारना सीख जाए वो। माँ, फिक्र मत करो, पहला सींग वो आपको ही मारेगी।
तरुण अपनी माँ को करारा जवाब देकर वहाँ से चला जाता है। सीमा को अपने बेटे की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बहू कभी उसे पलटकर जवाब नहीं देगी। नीतू, ये दुनिया बहुत तेज और शातिर भी है और तुम बहुत भोली हो। इस तरह से तुम कैसे जी पाओगी? मुझे कभी कुछ नहीं होगा, आप है ना मेरे साथ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम खुद देखो, मेरे होते हुए भी माँ कैसे तुम्हें सताती है। तुम्हें चालाक बनना होगा और अपने लिए लड़ना होगा। इसलिए अब माँ तुम्हारे साथ इस तरह की कोई भी हरकत करे तो तुम उन्हें जवाब दोगी। तरुण जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे घर वालों ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए। मैं माझी से कैसे जुबान चला सकती हूँ? अच्छा, तो तुम्हें पति से ज्यादा प्यार सास से है? तो फिर चलो ठीक है, आज तुम पति और सास में से किसी एक को चुन लो। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अब तुम इस घर में अपनी सास के साथ रहो और उनके जुल्मों को सहती रहो। मैं चला। इतना बोलकर तरुण सामान उठाकर जाने लगता है। अपने बेटे बहू की आवाज सुनकर सीमा बाहर आती है और वो देखती है कि उसका बेटा घर छोड़कर जा रहा है और उसकी बहू तरुण को रोकने की कोशिश कर रही है। ये देखकर एक बार फिर सीमा अपनी बहू को परेशान करने की सोचती है। देख बहू, तुझे रोने की जरूरत नहीं है और ना ही इस नालायक को रोकने की। जाने दे जहाँ जाना है इसे। क्यों नहीं माँ, आप तो खुशी होंगी मेरे जाने से। आखिर आपको आपका शिकार जो मिल जाएगा। अब आराम से करना अपनी बहू को परेशान। अब मैं कभी कुछ नहीं बोलने वाला। अब तेरी बीवी बेवकूफ है तो इसमें मेरी क्या गलती? बहू, तू ना मेरी बात ना कान खोलकर सुन ले। तूने इस नालायक को रोकने की कोशिश की तो मैं ना तुझे भी धक्के मार के निकाल दूंगी इस घर से। माफ करना माँ जी, पर अगर मुझे घर से निकालना चाहती हैं आप तो निकाल दीजिए, पर तरुण जी इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। वो मेरा सुहाग है। मैं अपने पति को खुद से अब दूर नहीं होने दूंगी। बहू, तो भूल गई कि तू किससे बात कर रही है? नहीं माँ जी, मुझे पता है मैं किससे बात कर रही हूँ, और अब मुझे ये भी समझ आ गया कि ये दुनिया मुझ जैसे सीधे लोगों के लिए नहीं है। तरुण जी बिल्कुल सही कहते हैं। अगर वो यहाँ से गए तो अब मुझे नोच नोच कर खा जाएंगी, इसीलिए मुझे बुरा बनना ही होगा। आज पहली बार नीतू ने अपनी सास के सामने जुबान खोली थी और अपनी सास को गलत ठहराया था। अपनी बहू की ये हिम्मत देखकर सीमा भी घबरा जाती है और तरुण अपनी माँ से कहता है, देखा माँ, मैंने कहा था ना आपसे, मेरी बीवी गाय की तरह सीधी तो रहेगी पर मौका आने पर सींग भी मारेगी। इसलिए अब मेरी बीवी को कमजोर मत समझना और ना ही उसे परेशान करने की कोशिश करना। इस तरह से तरुण अपनी बीवी को लड़ना सिखा देता है, जिसके बाद फिर कभी सीमा अपनी बहू को परेशान करने की नहीं सोचती और अगर कभी परेशान करती तो नीतू उसका मुंह तोड़ जवाब देती।